वो हर रोज़ आशा करती, हर रोज़ निराश हो जाती, हर रोज़ उम्मीद करती, हर रोज़ नाउम्मीद हो जाती, हर रोज़ उजाले की चाह, हर रोज़ वो घना अंधेरा हो जाता। मोहब्बत में ऐसे होना आम बात है, वो जानती थी। उसने अरे गहरे शख्स से थोड़ी मोहब्बत की है, वो तो उसके लिए खुदा से भी दूर था। एक बार के लिए खुदा भी मिल जाए, पर वो कहाँ। न जाने उस शख्स को मोहब्बत से इतनी तकलीफ क्यों थी। किसी कहानी में उसी ने ही बताया था, मेरी माजी में सिर्फ आंसू और जिल्लतें हैं। कौन होगी वो लड़की जिसने उसका दिल तोड़ा होगा, और वो भी इस कदर तोड़ा कि वो अब जुड़ने का नाम तक नहीं लेता। वो शख्स जिससे उसे मोहब्बत हुई थी पहले से ही तबाह था, उजड़ा हुआ था, पर एक बार के लिए तो सही वो उससे मिलना चाहती थी। ये मोहब्बत भी दिल में बैठकर बहुत तकलीफ देती है। उसे आज़ाद करना चाहिए, उसे उन तक पहुंचाना चाहिए। वैसे वो हर रोज़ खत लिखा करती, पर उनका कोई जवाब नहीं मिलता। कई बार तो गुस्से में आकर उन्होंने बहुत से खत फाड़ भी दिए। बहुत रोई वो, पर उसका दिल कहाँ उसकी बातें मानता है। जब भी पेन देखती है बैठ जाती है खत लिखने के लिए। आज फिर से उसने कलम थामी और लिखना शुरू किया। प्रोफेसर महोदय जी, ये गलत बात है कि मैं आपको बार बार खत लिखती हूँ, और वो भी उस दौर में जहाँ लोग फ़ोन पर बातें करते हैं। जी पर मैं आपसे। उसने खुद को रोका। ये क्या करने जा रही हो प्रीति? वो ठहरे शहर के सबसे नामी विद्यालय के प्रोफेसर, और तू एक विद्यार्थिनी जो अच्छा खासा लिख लेती है। पर इसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं था। किस हक से वो उनसे मोहब्बत कर रही थी? हाँ ठीक है, वो अपने दिल से जो चाहे वो कर लेती है। मोहब्बत कर लेती है या नफरत, पर सामने वाले से भी दीदार की उम्मीद रखना इतना मुनासिब है, और वो भी उससे जिसके दिल में मोहब्बत के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने अपनी कलम बाजू में रख दी, कुछ वक्त के लिए सोचा, फिर दूसरा कागज़ लिया और फिर से लिखना शुरू किया। जहाँ आशा है वही निराशा भी है, जहाँ उम्मीद पैदा होती है वही वो टूटती भी है। जीना है इसलिए मरना भी मुनासिब है, और जब तक जिएंगे कुदरत के अनुसार सब कुछ होता रहेगा। कुदरत से मौत होना पाक है, पर कत्ल करना जुर्म। उसने कागज़ पर्ची में डाला और हमेशा की तरह पोस्ट ऑफिस जाकर उनके घर भिजवा दिया, जो कि वो इतनी नाउम्मीद हो गई थी कि उम्मीद करना भी भूल सी गई थी। अशोक के इस सख्त व्यवहार से वो निर्जीव सी बन गई थी। दिल में एक तरफ इस बात की खुशी थी कि वो अशोक से मोहब्बत करती है और उसके लिए खत भी लिखते हैं, और दूसरी तरफ इस बात का गम था कि उसके खतों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो कुछ देर के लिए मायूस होकर बैठ गई और उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उसने अशोक को पहली मर्तबा देखा था। मंगलवार का दिन था शायद, वो उसके कॉलेज का आखिरी दिन, वही विदाई वाला दिन। अशोक उस दिन विद्यालय में खास मेहमान के तौर पर आए थे। उन्होंने जैसे ही सभागृह में शिरकत की, सबकी सांसें मानो थम सी गई थी। उनके चलने का ढंग, उनकी गहरी काली आंखें, देखने का वो रूहानी अंदाज, नज़रों में एक पवित्रता की ज्वाला थी जिस पर भी पड़े उसके सारे पाप धुल जाए। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उनके बोलने का तरीका इतना अलग था कि सब सुनते ही रह गए, और पता ही नहीं चला कि कब उनका भाषण खत्म हुआ। उनकी मौजूदगी से सारा माहौल खूबसूरत बन गया था। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मोहब्बत, परिवार और पेशे में एक समानता बनाई थी, पर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सब कुछ खोखला सा हो गया। उसी साल उनकी नौकरी छूट गई, पिताजी का देहांत हो गया, और वो लड़की जिससे उन्होंने बेपनाह मोहब्बत की थी चली गई किसी और की माया बनकर। मानो आसमान फट सा गया,
चारों ओर से तकलीफ़ों की बारिश। कई बार तो खुदकुशी का ख्याल भी उनके दिमाग में आया। बेवा माँ का चेहरा देखकर रुक जाते, सब कुछ सहा करते। फिर भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा, वो डटे रहे। कायनात ने उन्हें इसके बदले में एक मजबूत इंसान बना दिया। बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और विद्यालय में अध्यापक के पद के लिए आवेदन दिया। पर वहाँ उन्होंने दुनिया का एक दूसरा चेहरा देख लिया, जो चेहरा भ्रष्टाचार का था। पैसों के चलते दूसरे लोगों का चयन होता रहा। कुछ पल के लिए वो मायूस हो गए, पर फिर से लड़ने का सोचा, डटे रहे और वो नौकरी अपने हुनर के दम पर हासिल कर ली। प्रीति उनकी इस बातों से बहुत खुश हुई थी और उनकी बातों का उस पर इतना प्रभाव हुआ था कि वो अपना दिल भी दे बैठे उनको। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। एक अरसा बीत गया बीच में। शायद वो कोई गुस्ताख पल होगा जो प्रीति अशोक के ख्यालों के बिना गुजार रही थी। अब वो थक सी गई थी, हमेशा खुद को झूठी तसल्ली देते देते। सोचती कि मीरा ने तो कान्हा का इंतज़ार आखिरी पल तक किया था, मुझे तो बस 1 साल हुआ है। वो जब भी थक जाती चाय पिया करती, पर आज वो चाय से भी खफा हो गई थी। मीठी चाय का एहसास अब उसे कड़वा महसूस हो रहा था। प्रीति अब उसकी ज़िंदगी से खफा सी हो गई थी। थोड़ी देर बाद माँ उसके पास आई और कहा, सुनो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने फिर से दोहराया, सुनो। हाँ। वो हड़बड़ा गई। माँ ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है, थोड़ा सर दुख रहा है। माँ ने कहा, तो आराम करो, एक अच्छी नींद लो, फिर अच्छा लगेगा। माँ चली गई। प्रीति ने फिर से कलम हाथ में थाम ली और लिखना शुरू किया। अपने जज्बात कागज़ पे उतारना शुरू किया। क्या पूछते हो मेरी तबीयत के बारे में? पहले ठीक थी, अब तो बस तन्हाइयों ने घेरा है। पहले तो उजाला था, पर अब सब उजड़ा सा है। था जो कुछ अपना, अब वो पराया सा है। नींद से क्या मिलेगा? अब तो सपना भी उन्हीं का आता है। उनके ख्यालों से छुटकारा पाने का नींद थोड़ी रास्ता है। मुझसे अब ये जुदाई सही नहीं जाती। काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे हमेशा के लिए इन ख्यालों से दूर हो जाती। लिखते लिखते ही वो रो पड़ी। उसका गम औरों से कम ही सही, पर बहुत गहरा था। इतना गहरा कि उसमें वो खुद का वजूद तक भूल गई थी। हर रोज़ मिलने वाली खता ने उसे मौत सा खामोश बना दिया था। कागज़ बाजू में रख कर वो पानी पीने के लिए रसोई में आ गई। माँ तब वही थी। उसने पूछा, अब ठीक है ना तबीयत तुम्हारी? हाँ ठीक है अब। कुछ हुआ है क्या प्रीति? माँ ने पूछा। कुछ नहीं। बेटा सुनो, तुम्हारे नाम से कोई खत आया है। माँ के ये लफ्ज़ सुनते ही प्रीति की चेहरे पर रौनक सी छा गई। पर दूसरे ही पल अशोक का ही खत होगा क्या वो सोचने लग गई। प्रीति ने पूछा, किसका खत है? तुम ही देख लो। ये कहकर माँ चली गई। न जाने उम्मीदें कहाँ पैदा होती है। अगर पता होता तो उनको पाने के लिए प्रीति शायद ज़मीन और फलक तक ना पाती। उसने तुरंत ही खत की पर्ची खोली और खत देखा, और वो खत खुद अशोक ने लिखा था, प्रीति के लिए, प्रीति के जवाबों के तौर पर। अशोक ने लिखा था, इतनी सारी किताबें पढ़ी है मैंने, पर तुमने जो लिखा है वो कहीं नहीं पाया। मेरे कई सवालों का तुमने जवाब दिया है। शुक्रिया अशोक। प्रीति को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुश हो जाऊं या चौंक जाऊं, या फिर उनके सवालों का इकलौता जवाब बन जाऊं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वो खुशी के मारे झूम रही थी। खुश भी क्यों ना होती वो। करीब 1 साल के बाद उसके खतों का जवाब जो आया था।
अशोक ने उसके खतों के जवाब के तौर पर यह खत लिखा था। उसने माँ से कहा, माँ, बहुत खास खत है। मैं आई। वो भीतर आ गई। उसने उनके अक्षरों को सूंघा, उन्हें चूमा। ये हस्ताक्षर नहीं है, ये उनका हिस्सा है। जितने खूबसूरत वो है उतने ही खूबसूरत उनके हस्ताक्षर भी। ये देखकर उन्होंने मुझे अपना छोटा सा हिस्सा दे दिया है, उनका एक छोटा सा अंश दिया है। वो बहुत खुश थी। लग रहा था सब कुछ मिल गया उसको जीवन में। उसका जीवन सफल हो गया। उसने उस खत के जवाब के तौर पर लिखा, मुझे बहुत खुशी है। मेरे कुछ शब्द आपका जवाब बने। बस इतना ही। कोई नज़्म नहीं, कोई गज़ल नहीं। वो खुश थी। ऐसे ही एक पूरा हफ्ता खुशी में चला गया। पूरे 1 साल बाद आज वो अपने दोस्त से मिलने गई। इतने दिनों में उसने कभी बाहर नहीं देखा था। दोस्त ने उससे पूछा, खुश हो प्रीति? हाँ, बहुत ही। क्या बात है? क्या है, हमें भी बताओ। है एक। तुम्हारा कैसा चल रहा है कॉलेज? ठीक ही कहो। हमारा तो पूरा दिन ही उनकी बातों में गुजरता है। प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चुप रही। दोस्त ने बताया, थोड़े ही दिन की बात है, बाद में मिताली मैम और सर। दोस्त रुक गई। प्रीति ने पूछा, कौन मिताली? दोस्त ने बताया, मिताली बहुत प्यार करती है उनसे, पर सर उनको कभी भाव नहीं देते हैं। पर अचानक उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा कि उनके विचार परिवर्तित हो गए। ये खुद उन्होंने हमको बताया है। ठीक है, चलो अब मैं घर जाती हूँ, प्रीति ने कहा। क्या हुआ प्रीति? दोस्त ने पूछा। थोड़ी तबीयत खराब है। ऐसे अचानक? ये मौसम भी कितना ख़राब है ना। चलो ना प्लीज़। रूपा को कुछ समझ नहीं आया, पर वो अपने दोस्त की बात कहाँ टाल सकती थी। उसे बुरा तो लगा, पर उसकी तबीयत से अधिक उसे कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। प्रीति सुन्न सी हो गई थी। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। न रूपा की बातें असर कर रही थी, न सड़क का कोई शोर उसे सुनाई दे रहा था। वो उसी अचेतनावस्था में घर पहुंची। दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट के रोने लगी, जैसे किसी की मौत हुई हो। हाँ, मौत तो हुई थी। उसके सपनों की, उसके अरमानों की, उसके सुंदर ख्यालों की। वो व्यक्ति जो उसके लिए सब कुछ था, किसी और से निकाह करने जा रहा था। इससे बुरा कुछ हो भी क्या सकता है। वो फिर उस दिन को कोसने लगी, जिस दिन उसने अपना पूरा दिल उसके लिए न्यौछावर किया था, उसकी खातिर खुद को आज़ाद किया था। ये मोहब्बत, ये दर्द, जहर है जहर। वो फिर सिसकारियाँ भरने लगी, पागलों जैसा रोने लगी। उसकी आंखें लाल उठ चुकी थी, चेहरा निर्जीव सा हो गया था। अशोक को तो गलत फहमी हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मिताली ने उसके लिए खत लिखे थे। सोच रहा था कि जिसने भी पत्र लिखा था अवश्य ही गहरी सोच रखने वाला शख्स होगा। उसने मेरे जीवन का रूप बदला है। अब मैंने खुद को मुक्त किया है। मेरे पहले प्रेम का छल करना कदाचित मेरी जीवन प्रक्रिया का एक भाग था, और आज इतने सालों बाद मिताली का मेरे जीवन में आना और मुझसे प्रेम करना, ये भी एक जीवन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। और एक मैं जो अनुचित कर रहा था, प्रकृति के नियमों को ना करके। मिताली जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर उसका स्वभाव भी, उसके बात करने का तरीका, उसका अपने नेत्रों से मेरे प्रति प्रेम का वर्षाव करना, स्वर्ग से भी सुंदर। मिताली उससे मिलने आई और कहा, चलो आज फिर। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है। अशोक मिताली से नज़रें नहीं मिला रहा था, और एक मिताली थी कि जो उसके प्रत्यंग को बड़े मालकीना हक से देख रही थी, जैसे कि उसका जन्म उसकी तृष्णा मिटाने के लिए हुआ था। वो दोनों कॉफ़ी पीने चले गए। अशोक कुछ बोल नहीं रहा था, और एक मिताली उसे देखते ही जा रहे थे।
मिताली ने अपना हाथ हल्का सा उसकी तरफ बढ़ाया। वो शर्मा गया। मिताली ने कहा, ओफो, कुछ तो बोलो ना। अशोक ने कहा, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। शादी की इतनी जल्दी क्या है, एक दूसरे से थोड़ा रूबरू तो हो जाए, मिताली ने कहा। वो उसके बहुत पास आ गई। मिताली ने जिस हेतु से और अंदाज से ये बात कही, उसे वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। वो खामोश हो गया। उसके व्यक्तित्व का तेज उभर गया। वो गुस्सा हुआ और बोला, ये क्या बात हुई? मेरे शब्दकोश में प्रेम का अर्थ दो घर, उससे जुड़ी कई जिंदगियों का मिलना है। मैंने कब ना कहा है, मैं तो बस। मिताली बोली। वो खड़ा हो गया और निकलने लगा। गलती हुई हो तो, मिताली बोली। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर एक बार छलावा हुआ था शायद। ये प्रेम नहीं था, भोग के हेतु रची गई क्रीड़ा थी। और मैं फंस गया। छी। उसका दिल पश्चाताप की अग्नि से भर गया। निराश होकर टहलते टहलते वो नदी किनारे आ गया। आज फिर से वो टूटा था। आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो काफ़ी देर तक नदी के बहाव को देखता रहा, जो उसे भीतर से शांत बना रहे थे। अचानक उसे एक आहट महसूस हुई। उसने मुड़ के देखा। एक दुखी बेजान चेहरा जो अब भी सिसकारियाँ ले रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, अशोक ने कहा, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उसने कहा, मृत्यु के समक्ष जाने के लिए मदद कर सकते हो आप? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही है आप? अभी आपकी उम्र ही क्या है? उसने जवाब दिया, मौत किस एक उम्र में हो ये थोड़ी लिखा है। जहाँ इच्छा समाप्त हुई, सोचो वहाँ मौत हुई। अशोक ने पूछा, कोई सपने नहीं है आपके? जवाब मिला, थे, मगर टूट गए। ये कहकर वो जाने लगी। अशोक को ऐसा लगा कि उसकी खुद की आत्मा जा रही हो। किस हक से पता नहीं, पर उसने उसको रोका। जी। वो रुक गई। एक सवाल करूं? मुझे जवाब चाहिए। उसने कहा, उत्तर देने के लिए ज़रूर कोशिश करूंगी। अशोक ने उससे पूछा, प्रेम का अर्थ क्या है? उसने जवाब दिया, एक भावना जो प्रेरणा बनती है, उजाला बनती है, जीवन में कुछ समय का इजाफा करती है। ये सुनकर उसे लगा कि कोई तो मिल गया मुझ जैसा। कई मंजिलों का थका हुआ, कई राहों का लूटा हुआ, पर फिर भी जिंदा। क्या आप मुझसे? वो रुक गया। उसने कहा, जी अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो चलने लगी। आपका नाम प्रीति है? उसने मुस्कुराकर पूछा। ये सुनकर उसकी भी आंखें खुशी से भर गई। वो मुड़ी। अशोक ने कहा, बहुत अच्छा लिखती है आप। मैं आपको मुझ पर प्रेम करने की पूरी अनुमति देता हूँ। यह अशोक की हाँ थी। प्रीति समझ गई। दोनों ने उस किनारे पे बैठ के एक दूसरे का होना महसूस किया। आखिरकार दोनों का एक साथ जीने के लिए मिलन जो हो गया था।